कि सुनो, अब आपकी सारी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। अब रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, इसका मतलब है एक नया देश इस समय युद्ध में कूद सकता है। अपडेट ये है। साथ ही साथ में यूएई भी उसी के लाइन पर है। ताजा अपडेट के अनुसार 6 में से 2 देश बगावती हो चुके हैं। अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ही मोर्चा लिए हुए थे। बाकी ये 6 देश बेचारे शांति से बैठ करके हमलों को कैंसिल कर रहे थे कि हमारे ऊपर हमले आ रहे हैं, हम अपने डिफेंस में लगे हुए हैं। लेकिन अब के अपडेट को देखा जाए तो क्या पता ये दोनों देश भी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमले करने शुरू कर दें। क्या ये बात मायने रखती है? बिल्कुल मायने रखती है। क्यों मायने रखती है? क्योंकि अभी तक के वॉर में ये सारे देश इस इंतजार में थे कि ईरान शांत हो जाएगा। लेकिन अब अगर इन्होंने भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हमलों को अंजाम देना शुरू किया, तो हो सकता है कि इन्हें बहुत ज्यादा निशाना बनाया जाए। इनका निशाना बनाने से क्या होगा? पूरी तरह से फारस की खाड़ी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू भारत तक तेल लेकर आती है, एशिया के अंदर तेल की आपूर्ति करती है और जो रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपूर्ति करती है, और भारत से बहुत सारा जो खाद्य पदार्थ यहां से एक्सपोर्ट होता है गल्फ कंट्रीज को, वो पूरी तरह बाधित हो जाएगा। ये जितना ज्यादा मामला बिगड़ेगा उतना ज्यादा असर बाजार पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बाजार गिरा पड़ा है, रुपया बुरी तरह लुढ़क चुका है। ये सारी स्थिति और बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं यदि इन देशों का अपनी तरफ से एंट्री करना शुरू हो जाता है। आप देखें, जब ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तब जाकर इन पर सैकड़ों मिसाइल्स लगाई जा रही हैं। ये जो फेल हुई न्यूट्रलाइज्ड मिसाइल हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने एक एक करके, जैसे कल तक के मैंने अपडेट में बताया था कि सऊदी की असेंबली पर हमला हुआ था, एम्बेसी पर हमला हुआ था, ऐसे ही सऊदी में जो अमेरिकी एम्बेसी थी, ऐसे ही कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया। दुबई के अंदर जो कॉन्सुलेट है, यूएई के अंदर जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का, उस पर हमला हुआ। यानी कि एम्बेसी से वाणिज्यिक दूतावास की अगर हम बात करें तो कॉन्सुलेट इन दुबई, उस पर भी हमला हो चुका है। कुल मिलाकर के इन गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने हैं, फिर चाहे शहर में बना कॉन्सुलेट और एम्बेसी हो या फिर बाहर के एरिया में बना हुआ एयरबेस हो, उन सभी को निशाना बनाया जारी है। ये सभी देश अपनी कुछ ना कुछ खूबसूरती और खासियत के लिए जाने जाते हैं। तेल के अलावा भी इनके पास टूरिज्म इस समय एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। टूरिज्म के साथ साथ ये बिजनेस हब बनकर काम कर रहे हैं। इन देशों को ट्रांजिट कैपिटल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूरोप जाने वाली, अमेरिका जाने वाली बहुत सी फ्लाइट्स दोहा या दुबई में रुक रही हैं और रुकती हैं, मतलब इन जनरल। ऐसे में जितने भी जाने वाले या आने वाले भारत की तरफ लोग हैं, उनकी यात्राएं अटकी पड़ी हैं। कुल मिलाकर के इन देशों में युद्ध के बादल जैसे जैसे मंडराते जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा है। हमलों की स्थिति में फिलहाल अपडेट आज दे रहे हैं गल्फ के इन देशों पर हुए हमलों का, और साथ ही साथ उनके जवाबी कार्रवाई में हो सकने वाले भविष्य के नुकसान का। साथियों, तस्वीरें बहुत हैं और खबरों में सबसे बड़ी खबर यह कि ऑल रेड लाइंस हैव बीन क्रॉस्ड, ऐसा गल्फ स्टेट ने हाल ही में कहा है। कतर का यह बयान कितना मायने रखता है आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। साथियों, बहुत सारे भीषण वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के ऊपर हमले जोरों से चल रहे हैं, बदले में ईरान भी और देशों पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें जो आप मेरे सामने चलती हुई बदलती हुई तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो युद्ध का दृश्य आपको विजुअलाइज करा रही हैं, इस तरह के बहुत से विजुअल्स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेकिन उनमें से बहुत से विजुअल्स एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए गए हैं। ये जो वीडियो आप मेरे किए हमले हमारे ऊपर इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में निकल पड़ा है। ये एक सेंस डिराइव हो रहा था कि हमने तो युद्ध में कुछ भी नहीं किया, हमने केवल अमेरिकियों को बिठाकर रखा, जिन अमेरिकियों को अमेरिका इन दिनों निकालने लगा हुआ है। अमेरिकी सरकार का सीधा सा आदेश है उन तमाम अमेरिकियों से जो भी यहां पर हैं, गल्फ देशों के बीच में फंसे हुए हैं, कि आप देश छोड़कर निकल जाइए। तो उन्हें तो निकालने के प्रयास जारी हैं, यानी कि इन खाड़ी देशों को छोड़कर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमले इजराइल की तुलना में इन देशों पर ज्यादा हो रहे हैं। तो इन देशों में एक माहौल है कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमें इसीलिए तो नहीं पिटवा रहा कि एक दिन हम इनसे सुरक्षा में और ज्यादा वेपन खरीदें और अपनी आत्मरक्षा के नाम पर अमेरिका को भर भर कर पैसा दे दें। कुछ भी हो, कुल मिलाकर के जो हमले कल तक सऊदी की एम्बेसी पर थे, सऊदी में अमेरिकी एम्बेसी पर थे, वैसे ही आज दूतावास का जो दूसरा वाणिज्यिक दूतावास रूप होता है, वो दुबई के अंदर वहां पर हमले हुए। ये तस्वीरें आपके सामने जो दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें दुबई में अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले की हैं, जो ये बताती हैं कि ईरान के हमले केवल कि मिसाइल फेंक देने भर के नहीं है, बड़े ही प्रेसाइज होकर हमले हो रहे हैं। यानी कि उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो हल्का मिसाइल सिस्टम नहीं है, वो बकायदा टारगेटेड हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। उन्हें कॉन्सुलेट पर वॉर करना है, कॉन्सुलेट पर कर रहे हैं, एम्बेसी पर करना है, एम्बेसी पर कर रहे हैं। इससे दो बातें क्लियर होती हैं
जो अब तक लग रहा था कि बस इन्होंने मिसाइल बना ली, प्रिसीजन और एक्यूरेसी नहीं है, कहीं भी उठाकर फेंक दे रहे हैं, नहीं, प्रॉपर तरीके से मिसाइल हमले हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 2 सालों में 170 अमेरिकी बेसिस पर हमले किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेसिस पर 170 से अधिक हमले किए जा चुके हैं। 170 अमेरिकी बेसों पे नहीं, 170 हमले किए जा चुके हैं अमेरिकी बेसिस पर। और ताजा हमलों में जो पाम आइलैंड है इन लोगों का, जहां पर यूएई वाले सबसे ज्यादा टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर बनी हुई उन होटल्स में जहां पर ईरान को लगता है कि अमेरिकी अधिकारी ठहरे हुए हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ये सारी की सारी स्थितियां बताती हैं कि ईरान अब एक एक करके अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो टूरिज्म हॉटस्पॉट हैं उन्हें, साथ ही साथ अमेरिकी जहां पर रुके हैं उन्हें निशाना बना रहे हैं। मैंने आपको जब पिछला सेशन में जानकारी दी थी तब बताया था कि इन्होंने जो इनके सऊदी अरामको रिफाइनरी है, उनकी रिफाइनरी का जो रास तानुरा रिफाइनरी है उस पर हमला किया था। और जब यह हमला हुआ तो इससे एक सेंस डिराइव हुआ कि आप सबको पनिशमेंट इस बात का दिया जा रहा है कि आपने हमारी बगल में अमेरिका को आने की जगह क्यों दी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, और रूस को हमेशा यह लगता था कि अगर अमेरिकी सेना या फिर नाटो फोर्सेस यूक्रेन तक आ गई तो फिर वो हमसे युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगी। रूस ने यूक्रेन को यह सब नहीं करने दिया। लेकिन यहां पर जो गल्फ के देश हैं, इन्होंने अमेरिकियों को बहुत दिनों तक अपने पास बिठा कर रखा। आज इन्हें ईरान अपनी तरफ से दंड दे रहा है कि आप लोगों ने अपने देश में इन्हें बिठा कर रखा और ये लोग मेरे खिलाफ सारी रणनीति रचते रहे। मैंने पहले भी कहा था ये मत करो, अब आप कर रहे हो तो भुगतो। अब सवाल ये है कि सर ये लोग ईरान पर हमला अब तक कर क्यों नहीं देते। बड़ा सवाल है कि इनके पास तो बहुत शक्ति है, बहुत पैसा है, ये अब तक ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे। कारण ये है कि इन्हें पता है कि अगर एक के प्रबंधन ने उसने टूरिज्म को स्थान दिया, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कैपिटल बनने का प्रयास किया, दुनिया भर के तमाम संगठन अपने मुख्यालय कतर में, दोहा में बनाकर चलते हैं। इवन हमास ने भी अपना मुख्यालय यहां बना रखा था, हिजबुल्लाह भी बातचीत करने आता था, तो तालिबान भी यही अमेरिका से बात करने आता था। तो कतर ने दुनिया के बीच में एक काफी बड़ी इज्जत कमाई है। अब उस इज्जत को चूना लग रहा है ईरान के हमलों से। जहां तक बात हो तेल की, तो वेनेजुएला के बाद अगर सबसे ज्यादा तेल किन्हीं देशों के पास है तो वो यही जीसीसी कंट्रीज हैं, जिनमें सऊदी अरब का नाम आता है, जिसमें कुवैत का नाम आता है, जिसमें यूएई का नाम आता है और उसमें ईरान का नाम आता है। तो ईरान को एक तरफ रख भी दिया जाए जो कि दूसरी तरफ का पार्टी है, तो ये आपस में झगड़ने वाले जो देश हैं उनमें से एक तरफ और दूसरी तरफ, दोनों तरफ की पार्टियां तेल के लिए जानी जाती हैं। लेकिन अब तेल के अलावा भी इन लोगों ने अपने डाइवर्सिटी करना शुरू कर दिया, मनी का डाइवर्जन करना शुरू कर दिया है। कहा जाए तो फंड अलोकेशन शुरू कर दिया है। तेल तो पर्शियन गल्फ से निकलकर बिकने आता ही है, इसके ऊपर तो इनका अब एक तरह से ट्रेडमार्क हो गया कि तेल तो अपना ही आएगा। आज इंडिया की आवश्यकता का भी 50% से ऊपर इसी जगह से आता है। लेकिन इन्हें पता है कि आने वाले समय में कोई सन की अमेरिकी राष्ट्रपति आया तो हो सकता है वो तेल पर रोक लगा दे। जैसे पहले बाइडेन बहुत ज्यादा पेरिस क्लाइमेट डील की शर्तों को मानते हुए जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने ही वाले थे। ये तो ट्रंप आए जो पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर निकले और फिर तेल बेचना दुनिया को शुरू करवाया कि चलो भाई अब वेनेजुएला भी तेल बेचेगा, तुम लोग भी तेल बेचो, खूब प्रदूषण हो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन एमिशन हमारी चिंता नहीं है, आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, हम तो चले जाएंगे। ऐसे में इन देशों ने अपने तेल के स्थान पर बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने आप को दुनिया के लिए एक शांत जगह प्रोवाइड कराना था, टूरिज्म उपलब्ध कराना था। लोग यहां केवल पर्यटन के लिए ही ना आए, अगर अर्थव्यवस्था में उन्हें इन्वेस्ट करना है तो ये जीरो टैक्स पॉलिसीज लेकर आए। जैसे यूएई के अंदर कोई टैक्सेशन नहीं है, वो वैट लेता है 5%, और अगर आप विदेशी हैं तो जाते समय अपने वैट को रिफंड करा के भी निकल सकते हैं। मतलब ऐसी स्थिति उसने पैदा करी कि दुनिया के तमाम अमीर यूएई की तरफ शिफ्ट होने लगे कि जब कोई पैसा ही नहीं लग रहा, और ऐसे में ये लोग हमें रहने की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हाई टेक सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज दुबई या यूएई इस बात के लिए जाना जाता है कि यहां पर आप सड़क पर अपना पर्स पड़ा छोड़ जाएं तो भी कोई आपका पर्स लेकर नहीं भागेगा। इतनी बड़ी इन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित की, लोगों में विश्वास बहाली की। लेकिन इस विश्वास बहाली को ईरान पूरी तरह से छेद दे रहा है। कैसे? क्योंकि जहां एक और टूरिस्ट अब तक इसलिए आ रहे थे, निवेशक इसलिए आ रहे थे कि बहुत सेफ है, उसे ईरान आए दिन गोले बरसा के डरा रहा है। वर्ल्ड क्लास इमारतें जो यहां पर बनी हुई हैं, वर्ल्ड ट्रेड टावर जैसी चीजें बनी हुई हैं, यहां पर बुर्ज खलीफा जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं, इन सबको अब एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। ये सारे देश जिनके पास में फिलहाल टूरिज्म और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज विकसित करने का दिमाग आया, इन्हें सीधा चैलेंज ईरान सामने बैठकर दे रहा है। ये 6 देश हैं साथियों, पर्शियन गल्फ के अंदर 6 देश, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर,
ओमान, ये सारे के सारे जो देश आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये देश गल्फ काउंसिल कहलाते, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहलाते हैं। सुन्नी बहुतायत कंट्री हैं, एंटी ईरान हैं, लेकिन हमला करने से डरते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमला अगर हमने इनिशिएट कर दिया तो ईरान से हुआ हमला हमारा बहुत नुकसान कराएगा। ईरान चूंकि पूरी तरह से इनके बराबर जगह लेकर सामने बैठा है, तो सारी की सारी जो डेवलपमेंटल फैसिलिटीज इधर विकसित की जा सकती हैं, ये गल्फ के उस तरफ भी विकसित की जा सकती हैं। यानी कि ग्रोथ एवेन्यूज ईरान के पास भी इनके बराबर ही हैं और इनसे ज्यादा ही हैं। ईरान लेकिन अब तक अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते, पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाया है। अदरवाइज सऊदी अरब के बाद दूसरा लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ईरान के पास ही है। तो ऐसे में इसके पास खोने के लिए ज्यादा नहीं है। तेल है तो वो जमीन में धंसा हुआ है, तो ये लाभ इनका बढ़ता ही चला जा रहा है। केवल इनका ही नहीं, जहां तक बात हो गल्फ के और देशों की, तो उनके यहां पर जीडीपी पर साल के हिसाब से बढ़ती जा रही है और एक्सपेक्टेड है कि 317.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इनकी कुल जीडीपी का 13.3% होगी। यानी कि इन लोगों ने रेगिस्तान लोगों को घुमाना शुरू करवा दिया। बड़ी मात्रा में लोग यहां पर आना शुरू हुए। दुबई के अंदर 2025 में 2.25 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग ही हैं जो इंटरनेशनल विजिटर बनकर पहुंचे, जो यहां पर खर्च करने पहुंचे। अपन जब सोचते हैं कि ये लोग टैक्स नहीं लेते, लेकिन टूरिज्म में तो आप खर्च करने जा रहे हो तो पैसा वहीं लगा कर आ रहे हो ना। तो इनकी इकोनॉमी को सोचिए कि बात देखिए, 1 करोड़ की आबादी वाला देश 2 करोड़ केवल टूरिस्ट अपने यहां पर लेकर बैठ जा रहा है। इन टूरिज्म को प्रमोट करने में सबसे बड़ी चीज जो ये कहते हैं कि वो है हमारी कनेक्टिविटी बढ़िया है। इस ईरान युद्ध ने पिछले 5 दिन से पूरी कनेक्टिविटी चौपट कर रखी है। यहां से कोई फ्लाइट ऊपर अच्छे से उड़ नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट में कोई फ्लाइट ऊपर उड़े, उधर से आती हुई मिसाइल उसको निकाल दे, तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। ये जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज और फैसिलिटीज एक आइलैंड पर डेवलप करके बैठा दुबई है, ये दुनिया का आकर्षण केंद्र तो बना हुआ है, लेकिन इन दिनों असुरक्षा के भाव में पीड़ित है। तमाम प्रकार की ऐसी अम्यूजमेंट की स्थितियां यहां पर